यूपीपीसीएस के लिए एनसीईआरटी ज्योग्राफी की सीरीज में एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सभी मित्रों को मेरा सुबह का नमस्कार। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आप जानते हैं कि पीसीएस का जो प्रीलिम्स है वो 14 मई को होना है। आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी तरीके से होनी चाहिए यहाँ से, और मैं आशा करता हूँ कि आप कर भी रहे होंगे, लगातार अपनी चीज़ों को पढ़ रहे होंगे। बुक लिस्ट मैंने आपको बताई दी है, जो मैं फॉलो करता हूँ वही मैं आपको बताता हूँ। तो मैं ये उम्मीद करके चल सकता हूँ कि आप बहुत अच्छी तरीके से उन किताबों को अपने घर पे भी या कोचिंग में भी, जहाँ पे भी आप तैयारी कर रहे हैं, वहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से आपकी जो स्टडी है वो चल रही होगी। हम भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी में। क्लास 6 से हमने स्टार्ट किया था और 11th की जो पोर्शन है 11th वाला वो समाप्त होने वाला है। 12th बचेगा, उसके बाद में उसको भी हम समाप्त कर देंगे जल्दी ही। और मैंने आपको बताया था कि लक्ष्मीकांत की सीरीज में स्टार्ट करने जा रहा हूँ, तो वो संभवतः कल से उसका पहला वीडियो आपको मिल जाएगा। लक्ष्मीकांत पढ़नी कैसे है वो भी मैं आपको एक वीडियो बना करके बता दूंगा, ठीक है? तो आप प्रिपेयर रहें, इसके लिए रेडी रहें जल्दी से ही, यानी संभवतः कल से ही मैं बात कर रहा हूँ, तो कल से आपको जो लक्ष्मीकांत की जो सीरीज है वो आपको मैं प्रोवाइड कराने लग जाऊंगा। आज का हमारा टॉपिक है, आज हम बात करेंगे वायुमंडलीय परिसंचरण और मौसम की जितनी भी प्रोसेस होते हैं, मौसम की जो प्रणालियां होती हैं उनके बारे में बात करेंगे। और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से मैं आपको बताऊंगा कि किस किस तरीके से इस चैप्टर से कहाँ कहाँ से प्रश्न पहले भी बने हैं और आगे भी आने की संभावना उनकी बन रही है। तो सबसे पहले हम वायुमंडलीय दाब को देखते हैं। वायुमंडलीय दाब क्या होता है? जनरली अगर इसको हम बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना करें तो आप समझ सकते हैं, वायु का जो दाब है, एयर का जो प्रेशर होता है, वही एक तरह से हम वायुमंडलीय दाब की तरह उसको देखते हैं। हम में से प्रत्येक व्यक्ति या जो भी ऑब्जेक्ट्स आपके इन्वायरमेंट में आपको दिखाई देते हैं वो सभी इस एयर प्रेशर का, इस वायुमंडलीय दाब का अनुभव करते रहते हैं। तो माध्य समुद्र तल जो होता है हमारा, सी लेवल होता है, उससे वायुमंडल की अंतिम सीमा तक का जो एरिया है, क्षेत्र है बीच का, इसमें प्रति एक इकाई एरिया में जितना भी वायु का प्रेशर पड़ता है, वायु का जो भार पड़ता है, उसको ही हम क्या कहते हैं? वायुमंडलीय दाब कहते हैं। वायुमंडल के दाब को मापने की जो इकाई होती है, यूनिट होती है इसकी, इसको जनरली मिली बार में मापा जाता है। और किस यंत्र के द्वारा इसको मापा जाता है? तो वो है पारद वायु दाब मापी, इसको हम मरकरी बैरोमीटर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है? समुद्र तट पर औसत वायुमंडलीय दाब जो होता है वो लगभग 1013.2 मिली बार के समथिंग होता है। ये एनसीईआरटी आपको बता रही है। एक चीज मैंने आपको बताई थी कि जो एयर प्रेशर होता है, वायु दाब जो होता है, पहले भी इस टॉपिक पर हम चर्चा कर चुके हैं कि वायु दाब जैसे जैसे आप सी लेवल से, समुद्र तल से या भूपृष्ठ से ऊपर की तरफ बढ़ते हैं तो वायु दाब में ऊंचाई के साथ क्या होने लगती है? कमी होने लगती है, ठीक है? ऊंचाई के साथ वायु दाब में कमी होने लगती है। तो इस तरीके से भी प्रश्न आपसे यहाँ से पूछा जा सकता है कि जैसे जैसे हम धरातल से वायुमंडल में ऊपर की तरफ बढ़ते हैं तो वायु दाब में किस तरीके का परिवर्तन होगा, किस तरीके का चेंज होगा। तो आप जानते हैं, यहाँ से आपको ये याद रखना है कि जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ चलेंगे सी लेवल से, हाइट के साथ साथ क्या होगा? जो एयर प्रेशर है, वायुमंडलीय दाब है, वो कम होता चला जाएगा, ठीक है? इसकी जो ह्रास दर होती है निचले भाग में, विशेष रूप से कहें वायुमंडल के निचले भाग में, या आप कह सकते हैं जो सतह है, सतह के जो पृथ्वी की सतह है या वायुमंडल का निचला भाग है, उसमें वायु दाब के घटने की जो रेट है, घटने की जो दर है, कमी होने की जो दर है, वो होती है प्रत्येक 10 मीटर पर 1 मिली बार। यानी आप भूपृष्ठ से जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाएंगे, धरातल से जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाएंगे, तो प्रत्येक 10 मीटर पर 1 मिली बार जो वायुमंडलीय दाब है वो कम होता चला जाएगा, ठीक है? छोटे छोटे फैक्ट्स हैं, एनसीईआरटी आपको बताती है। और इसके साथ साथ एनसीईआरटी, अगर आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी स्टेट पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं ये मान करके चलता हूँ कि आपको एनसीईआरटी लेनी ही लेनी है, मतलब एनसीईआरटी आपके पास रखी ही होगी। तो मैं आपको सिर्फ यहाँ से चीज़ें समझा रहा हूँ, इसके साथ साथ आप अपनी एनसीईआरटी को एक बार अपने स्तर से भी देख लीजिएगा, उसको ठीक से एक बार उसकी एक दो रीडिंग आप मार लीजिएगा। अब बात करेंगे, सेकंड हमारा जो टॉपिक है, वायु दाब का क्षैतिज वितरण, ठीक है? वायु दाब का क्षैतिज वितरण। और मैं एक चीज़ और आपको यहाँ से बता दूं कि क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर में आपको कोई कंफ्यूजन होनी नहीं चाहिए। ये चीज़ मैं पहले आपको बता चुका हूँ। छोटे छोटे टर्म्स होते हैं, कभी कभी उसको हम नज़रअंदाज कर देते हैं या भूल जाते हैं, ये हम याद नहीं रख पाते हैं, तो चीज़ों को समझने में दिक्कतें हो जाती हैं। तो किसी भी चीज़ को हल्के में बिल्कुल भी नहीं लेना है। तो क्षैतिज कंडीशन क्या होती है, ऊर्ध्वाधर कंडीशन क्या होती है, इसको मैं पिछली वीडियो में भी मैंने इसको बताया था आपको। तो वायुदाब के क्षैतिज वितरण की हम बात कर रहे हैं, क्षैतिज वितरण, ठीक है? सतह के समतल जो रहता है उसकी हम बात कर रहे हैं। तो वायुदाब का जो क्षैतिज वितरण है, इसका अध्ययन
समान अंतराल पर, मतलब बिल्कुल बराबर डिस्टेंस पर जो समदाब रेखा खींची जाती है उनके द्वारा किया जाता है। आपसे पूछा जा सकता है कि वायुदाब के क्षैतिज वितरण का अध्ययन किस तरीके से किया जाता है या किस को बेस बना करके किया जाता है, तो आप यहाँ से याद रखेंगे कि समान अंतराल पर जो समदाब रेखाएं खींची जाती हैं। समदाब रेखाएं जनरली क्या होती हैं, जो मानचित्र होता है, मैप होता है या जो ग्लोब होता है, ठीक है, उस पर ऐसे दो एरिया जिन पर जो प्रेशर है या एयर प्रेशर है या वायुमंडलीय दाब है वो कैसा है, समान है, तो उनको जोड़ने वाली जो रेखाएं होती हैं, ठीक है, उनको कहते हैं हम समदाब रेखाएं। और ये जनरली जो अक्षांश रेखाएं जो होती हैं हमारी, उनके पैरेलल होती हैं, समांतर होती हैं, ठीक है। तो समदाब रेखाएं वे रेखाएं हैं जो समुद्र तल से एक समान वायुदाब वाले स्थानों को मिलाने का काम करती है। इसके बाद में समुद्र तल वायुदाब का विश्व वितरण, वायुदाब का वर्ल्ड लेवल पर जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको देखते हैं। तो विषुवत वृत्त जो होता है, जैसे अब विषुवत वृत्त क्या होता है या मकर रेखा क्या होती है, कर्क रेखा क्या होती है, आर्कटिक वृत्त क्या होता है, तो ये सारी चीज़ें अगर आपने ज्योग्राफी स्टार्टिंग से पढ़ी होगी या मेरी जो वीडियोस हैं वो आपने अगर देखी होंगी तो निश्चित रूप से आपको इन चीज़ों में कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। विषुवत वृत्त जो होता है उसके निकट एयर प्रेशर या वायुदाब बहुत कम होता है, ठीक है। विषुवत वृत्त जैसे अगर हम यहाँ पे देखें तो ये जो 0 डिग्री अक्षांश है, ये जो रेखा है जो पृथ्वी के चारों तरफ है, इसी को हम कहेंगे विषुवत वृत्त कहते हैं। तो इसके पास के जितने भी एरिए होंगे वहां पर वायुदाब कम होगा। वायुदाब कम होने का कारण क्या है, मैंने एक चीज और आपको बताई थी। जैसे ये हमारा विषुवत वृत्त है और ये लाइन यानी कितनी बार मैं बोल चुका हूँगा कि 0 डिग्री जो आपकी अक्षांश रेखा होती है या जो आपका विषुवत वृत्त होता है, यहाँ पर सूर्य का प्रकाश लगातार पड़ता रहता है, ठीक है। यानी सूर्य की किरणें जो होती हैं वर्ष भर यहाँ पर परपेंडिकुलर रहती हैं, लंबवत रहती हैं, तो इन क्षेत्रों में जो है टेम्परेचर ज़्यादा रहता है। और एक चीज़ मैंने बताई थी कि जिस स्थान पर टेम्परेचर ज़्यादा होगा, समझिएगा चीज़ को मैं क्या बता रहा हूँ, जिस स्थान पर टेम्परेचर ज़्यादा होगा या ताप ज़्यादा होगा तो वहाँ की जो वायु है गर्म होगी। और वायु की क्वालिटी होती है कि वायु गर्म होकर के क्या करती है, ऊपर की तरफ उठती है। ताप ज़्यादा होगा, ताप से वायु गर्म होगी और गर्म वायु का गुण है कि वह गर्म होकर के ऊपर की तरफ उठती है। और जब ऊपर की तरफ वायु उठने लग जाती है तो नीचे का स्थान खाली होने लगता है। जिस स्थान से वायु ऊपर की तरफ उठ रही है उसके नीचे का स्थान खाली होने लगता है। और खाली होने लगेगा तो वहाँ क्या बन जाएगा, निम्न वायुदाब, ठीक है। क्योंकि वायु का प्रेशर रहेगा नहीं, वायु तो ऊपर चलेगी तो वायु का प्रेशर कम हो जाएगा, वायुदाब कम हो जाएगा। तो आप याद रखेंगे कि जो वायु जब गर्म होती है ऊपर उठती है तो उस स्थान पर क्या होता है, निम्न वायुदाब केंद्र होता है। तो विषुवत वृत्त पर क्योंकि ज़्यादा गर्मी पड़ती है, विषुवत वृत्त पर क्योंकि सूर्य की किरणें लंबवत रहती हैं, यहाँ पर टेम्परेचर पर्याप्त मात्रा में रहता है, तो इसी टेम्परेचर के चलते यहाँ की वायु हल्की होकर के ऊपर उठ जाती है और इन स्थानों पर लो प्रेशर जोन यहाँ पर क्रिएट होता है, ठीक है। तो विषुवत वृत्त के निकट वायुदाब कम होता है और यहां पर क्या बन जाता है आपका विषुवतीय निम्न अवदाब केंद्र, ठीक है। इसके बाद में उपोष्ण उच्च वायुदाब क्षेत्र जो होता है ये 30 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 30 डिग्री साउथ अक्षांशों के बीच होता है। अब यहाँ इसको भी समझ लेते हैं। जैसे आपका ये 0 डिग्री अक्षांश और यहाँ से ऊपर आप देखेंगे तो 30 डिग्री मान के चलिए, मैंने यहाँ पे मान लिया 30 डिग्री है, ये उत्तर में हो गया और 30 डिग्री ये हो गया साउथ में आपका, ठीक है। 30 डिग्री साउथ और ये 30 डिग्री नॉर्थ। तो 30 डिग्री साउथ और 30 डिग्री नॉर्थ के बीच का जो एरिया है पूरा, ये इसको बोलेंगे हम उपोष्ण वायुदाब क्षेत्र। जनरली इसको मैं थोड़ा यहाँ पे क्योंकि मैं उंगली से ड्रॉ कर रहा हूँ मोबाइल की स्क्रीन पर, तो मैं इसको आपको बहुत अच्छी तरीके से ड्रॉ करके नहीं बता पाऊंगा। तो क्या होता है कि 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ के आसपास उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी होती है। क्या होती है यहाँ पर, उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी। और इसको बताऊं, जैसे 0 डिग्री, यहाँ पर 30 डिग्री ये हो गया आपका नॉर्थ हो गया ये वाला एरिया, और यहाँ से 30 डिग्री साउथ ये वाला एरिया, ठीक है। 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ वाला जो एरिया होता है, यहाँ पर जो पेटी होती है एयर प्रेशर की, वायुदाब की, वो उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी होती है। यहाँ पर वायुदाब जो होता है कैसा होता है, ज़्यादा होता है। विशेष रूप से ये पेटी कहाँ पे होती है, पिछली वीडियो में भी इससे जुड़ा हुआ एक कथन मैंने आपको बताया था कि उपोष्ण उच्च वायुदाब क्षेत्र जो होते हैं
ठीक है, यहाँ पर हाई प्रेशर रहता है, हाई प्रेशर रहता है, और ये स्थान ऐसे हैं कि विश्व के ज़्यादातर जो मरुस्थल हैं वो इन्हीं पेटियों में पाए जाते हैं, जो आपकी उपोष्ण उच्च दाब वायुपेटी हैं। इसके बाद में अधोध्रुवीय, ठीक है, अधोध्रुवीय निम्न दाब पेटियां ध्रुवों की ओर 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच पाई जाती हैं। जिस तरीके से मैंने अभी यहाँ पे आपको बताया है, उपोष्ण उच्च वायुदाब क्षेत्र ये 0 डिग्री, यहाँ से देखेंगे आप तो 60 डिग्री मान के चलिए यहाँ पर, और 60 डिग्री आपका यहाँ पर, ठीक है। ये जो एरिया हैं, ये जो क्षेत्र हैं, ये आपके अधोध्रुवीय निम्न दाब पेटियां हैं। एक चीज़ मैंने आपको जो बताई थी, अगर आपको वो समझ में आ गई होगी तो ये भी आप समझ जाएंगे। मैंने आपको बताया था कि जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा, वहाँ पर वायु गर्म होकर के ऊपर उठी, नीचे निम्न वायुदाब फॉर्म हो जाता है। आप जानते हैं ध्रुवों पर ठंड रहती है। ठंड रहने का एक कारण ये भी है कि सूर्य का प्रकाश जो है वो यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुँच पाता है ध्रुवों पे, ठीक है। सॉरी, गला थोड़ा खराब है। तो जो सूर्य का प्रकाश होता है वो ध्रुवों पर उतना पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंच पाता है जितना कि आपका जो विषुवतीय वृत्त होता है उस पे होता है। तो विषुवत वृत्त पर क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा होता है, वायु गर्म होगी, हल्की हल्की होकर के ऊपर उठेगी, नीचे लो प्रेशर जोन बन जाएगा, ध्रुवों पर ठंड रहती है। तो सीधे शब्दों में अगर मैं कहूँ, जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा है वहाँ पर निम्न वायुदाब केंद्र बनेगा, और जहाँ पर टेम्परेचर कम है, ठंड है या ठंडे स्थान है, वहाँ पर हाई प्रेशर जोन बनेगा, उच्च वायुदाब क्षेत्र बनेगा, ठीक है। तो ये छोटे छोटे फैक्ट्स हैं, आपको यहाँ से याद रखने हैं। ध्रुवों के पास में वायुदाब अधिक होता है, अभी मैं बता ही रहा था, क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर कम होता है, ठंड रहती है, तो जहाँ ठंड रहेगी तो वायु जो है हल्की होकर के ऊपर नहीं उठेगी, वायु नीचे की तरफ अभिसरित होगी। वायु जो है कहाँ आएगी, नीचे की तरफ धरातल की ओर अभिसरित होने लगेगी। इस वजह से वहां पर क्या होने लग जाएगा भाई, पूरी वायु जो है, जैसे यहाँ पर समझाएं कि जैसे कोई क्षेत्र है, ठीक है, ये कोई मान लीजिए यहाँ पर सरफेस है या सतह है, और यहाँ पर क्या है, ठंडा मौसम है। ठंडा मौसम होगा तो वायु को गर्म नहीं कर पाएगा, और वायु गर्म नहीं होगी तो वो ऊपर नहीं उठेगी। तो ठंडा मौसम आकर्षित करता है, कह सकते हैं, वायु को अपनी ओर। तो पूरी वायु जो है यहीं पर संकेंद्रित हो जाएगी, और पूरी वायु का जब भार होता है, देखिए वायु में भी क्या होता है, भार होता है। आपने जब बचपन में आप पढ़े होंगे तो जो गुब्बारे वाला प्रयोग आपने देखा होगा, दो गुब्बारे एक तराजू के माफिक जो है, दो गुब्बारों में हवा भर के टांग दी गई है, और उसमें से एक गुब्बारे को अगर आप फोड़ दें, यानी उसकी एयर को आप निकाल दें, तो जो गुब्बारा जिसमें एयर भरी हुई है उसका जो दूसरा वाला पोर्शन है वो नीचे की तरफ झुक जाता है। ये सब प्रयोग आपने बचपन में देखा होगा, किताबों में दे रखे होते थे। तो वायु में भी क्या होता है, एक भार होता है। तो वायु जब नीचे की तरफ अभिसरित होगी या नीचे की तरफ संकेंद्रित होगी, तो इस स्थान पर जो है क्या होगा, प्रेशर बढ़ता चला जाएगा, हाई प्रेशर हो जाएगा। तो यही चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। या जनरली इसको हम इस तरीके से कह सकते हैं, जो गर्म क्षेत्र है वहां पर निम्न वायुदाब होता है, और जो ठंडे क्षेत्र हैं वहां पर आपका उच्च वायुदाब देखने को मिलता है। इसके बाद में आगे चलते हैं, और पवनों की दिशा, पवनों की जो डायरेक्शन होती है या उनका जो फ्लो होता है, वेग होता है, उसको कौन कौन से ऐसे बल हैं जो प्रभावित करते हैं। कथन के रूप में आपसे पूछा जा सकता है कि निम्न में से ऐसे कौन से कारक हैं जिनसे पवनों की दिशा और वेग अफेक्ट होता है, प्रभावित होता है। तो आपको याद रखना है, दाब प्रवणता बल, घर्षण बल, और जो पृथ्वी के घूर्णन के कारण लगने वाला एक जो बल होता है, कोरियोलिसिस फोर्स जिसको हम कहते हैं। ये तीनों जो बल हैं, दाब प्रवणता बल, घर्षण बल और कोरियोलिस बल, ये तीनों बल जो है पवनों की डायरेक्शन को भी अफेक्ट करते हैं, और पवनों के बहने का जो वेग होता है, ठीक है, उसको भी ये प्रभावित करते हैं। अब इनको देख लेते हैं किस किस तरीके से इनसे जुड़े हुए कौन कौन से जो है चीजें इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। दाब प्रवणता दल दरअसल है क्या, दाब प्रवणता जो बल होता है उसको अगर डिफाइन करेंगे तो कैसे करेंगे, उसको परिभाषित करेंगे तो कैसे करेंगे। दूरी के संदर्भ में दाब के परिवर्तन की जो रेट होती है, ठीक है, दूरी के अनुसार जो दाब के बदलने की दर है, रेट है, उसी को हम कहेंगे दाब प्रवणता बल, ठीक है। दाब प्रवणता जो होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहां से मैं बता रहा हूं, जो सेकंड नंबर वाला है, कि दाब प्रवणता जो होती है समदाब रेखाओं के समकोण होती है, ठीक है, लंबवत होती है, समकोण पर होती है। यानी दाब प्रवणता और समदाब रेखाओं के बीच में हमेशा 90 डिग्री का कोण बनता है, इसको आप याद रखेंगे। दाब प्रवणता समदाब रेखाओं के लंबवत होती है। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट यहां से ये बनता है कि दाब प्रवणता जितनी ज्यादा होगी, दाब प्रवणता जितनी ज्यादा होगी, जितनी अधिक होगी, पवनों का वेग उतना ही बढ़ जाएगा, ठीक है।
अब आपसे प्रश्न किस तरीके से पूछा जा सकता है कि दाब प्रवणता के बढ़ने से पवनों के वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है? कम होता है, बढ़ता है, अपरिवर्तित रहता है? इस तरीके से प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। देखिए, हम कोई पैट वगैरह एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं या छोटे-मोटे जो एग्जाम हैं उनको देख कर के तैयारी नहीं कर रहे हैं। अगर आप वास्तविकता में सिविल सर्विसेज की तरफ जाना चाहते हैं, पीसीएस की तैयारी करना चाहते हैं या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको चीज़ों को समझना होगा। रटने से काम नहीं चलेगा बिल्कुल भी। जैसे आप फैक्ट याद रख लें कि साहब दाब का मात्रक क्या होता है, किस यूनिट में उसको मापा जाता है, इतने छोटे-छोटे फैक्ट्स को आप याद रखेंगे तो इतने से काम नहीं चलेगा। आपको चीज़ों के कॉन्सेप्ट को समझना होगा, चैप्टर को समझना होगा, किस चीज़ का वास्तविक अर्थ क्या होता है, उस अर्थ को जानना होगा, तभी आप जो अवधारणात्मक प्रश्न आते हैं, कॉन्सेप्चुअल बेसिस जो क्वेश्चन आते हैं, उनको आप ईज़िली आंसर कर पाएँगे। तो दाब प्रवणता का पवनों के वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है? दाब प्रवणता के बढ़ने से पवनों का वेग बढ़ जाता है। ठीक है? तो ये याद रखेंगे यहाँ से। इसके बाद में यहाँ से देखिए भूतल पर घर्षण बल के बारे में बात कर रहे हैं। घर्षण बल आप जानते हैं कि देखिए घर्षण बल वेरी करता है, डिपेंड करता है। हमारा जो धरातल है वो बिल्कुल एक समतल नहीं है। वहाँ पर देखें कहीं पर उच्च भूमि है, कहीं पर पर्वत आ जाएँगे आपके, कहीं पर पठार आ जाएँगे, ठीक है? कहीं पर पेड़-पौधे मतलब अलग-अलग तरह की जो आकृतियाँ हैं, हमें भूपृष्ठ पर अपने पर, भूपटल पर देखने को मिलती हैं और इन्हीं के कारण जो है घर्षण बल जो है वो वेरी करता रहता है, उसमें परिवर्तन होते रहते हैं। तो घर्षण बल लगने का कारण क्या है कि भूतल पर क्या है हमारे धरातल पर काफ़ी सारी विषमताएं पाई जाती हैं, अलग-अलग प्रकार की आकृतियां पाई जाती हैं। तो भूतल पर धरातलीय विषमताओं के कारण ही क्या लगता है घर्षण बल लगता है। इसका जनरली जो प्रभाव रहता है वो धरातल से 1 किलोमीटर से 3 किलोमीटर ऊंचाई के लगभग बीच में रहता है। ठीक है? तो समुद्र सतह पर आप देखेंगे तो समुद्र सतह पर यानी सी जो लेवल होता है आपका उस स्थान पर देखेंगे तो घर्षण बल जो है वो न्यूनतम रहता है, सबसे कम रहता है। कोरियोलिस बल को देखें तो पृथ्वी के घूर्णन के द्वारा लगने वाला बल है, ये पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। इसका प्रभाव क्या रहता है कोरियोलिस बल का कि पवनों का उत्तरी गोलार्ध में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे आप, ये वाला जो कथन है इसको आप बिल्कुल दिमाग में फिक्स कर लीजिएगा। यहाँ से प्रश्न कई बार पूछा गया, पहली बार भी पूछे गए हैं। तो कोरियोलिस बल का प्रभाव क्या पड़ता है पवनों पे? आपसे इस तरीके से पूछा जाएगा कि कोरियोलिस बल के प्रभाव से पवनें उत्तरी गोलार्ध में किस दिशा में विक्षेपित होती हैं? या इस तरीके से पूछा जा सकता है कि कोरियोलिस बल के प्रभाव से दक्षिणी गोलार्ध में जो पवनें होती हैं वो किस दिशा में विक्षेपित होती हैं? तो यहाँ से याद रखेंगे कोरियोलिस बल जो होता है पवनों को उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी तरफ मोड़ देता है और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं तरफ मोड़ देता है। इसको यहाँ से ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे ये जो है पृथ्वी है हमारी, मान के चलिए, और पृथ्वी अपने अक्ष पर लगातार घूर्णन कर रही है और इसके घूर्णन के कारण क्या हो रहा है कोरियोलिस जो है बल लग रहा है। अब यहाँ से आप देखेंगे कोई जैसे पवनें हैं, जैसे पवनें कोई भी पवन हो सकती है, या जैसे उदाहरण के तौर पर हम ग्रेविटी को लेते हैं, गुरुत्वाकर्षण। तो गुरुत्वाकर्षण हो गया और आपकी जो पवनें हो गई, ये सभी पृथ्वी के साथ साथ चलती हैं। ठीक है? पृथ्वी के साथ साथ जो है ये जुड़ी रहती हैं ये सारी चीज़ें। चाहे आप पवनों की बात करें, चाहे आप कोरियोलिस फोर्स की बात करें, चाहे आप ग्रेविटी की बात करें, तो जैसे पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन कर रही है तो कभी-कभी क्या होता है कि जैसे यहाँ से कोई पवनें जा रही हैं, जैसे ये इसको मैं 2 भागों में बाँट देता हूँ, ये उत्तरी गोलार्ध हो गया, ये दक्षिणी गोलार्ध हो गया। तो पवनें जा रही हैं, तो पवनें यहाँ से जैसे ये पृथ्वी घूमेगी, तो कभी-कभी ये अपनी दिशा से विक्षेपित होंगी। ठीक है? मार्ग परिवर्तन का अपने जो है मार्गों को जो है जी बदलेंगी नहीं, ये सीधी निकल जाएँगी। लेकिन क्योंकि पृथ्वी अपने अंदर एक ग्रेविटेशनल फोर्स समाहित की होती है तो इसके मार्ग परिवर्तन का ये विरोध करेगी। ग्रेविटी जो है पवनों के मार्ग परिवर्तन का क्या करेंगे, विरोध करेंगी, तो फिर दोबारा से ये इस साइड में विक्षेपित होगी। तो यही चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है कि पवनों का उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी तरफ, तो उत्तरी गोलार्ध हम बात कर रहे हैं, तो जैसे मान के चलिए कि पवनें इस साइड में बह रही है, इस साइड में बह रही है, तो दाहिना इसका कहाँ होगा? दाहिना इसका इस साइड में होगा। ठीक है? तो इस तरीके से इस साइड में मुड़ जाएगी, और अगर दक्षिणी गोलार्ध में बात करेंगे तो ये बाईं तरफ विक्षेपित हो जाएगी इस तरीके से। ठीक है? तो घूर्णन के साथ में क्या होता है कोरियोलिस बल जो है वो अफेक्ट रहता है और उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में पवनों की दिशा को चेंज करता रहता है। मैं थोड़ा सा यहाँ पर इसको, क्योंकि रिसोर्सेज का अभाव है थोड़ा सा, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि रिसोर्सेज की व्यवस्था की जाए, बस मैं ये कह रहा हूँ कि आप एक बार बुक को ज़रूर पढ़ते चलें, क्योंकि यहाँ पर उंगली से मोबाइल की स्क्रीन पर इतना अच्छी तरीके से चीज़ें ड्रॉ नहीं हो पाती हैं, मतलब 3D आप मैं आपको प्रिंट नहीं दे सकता हूँ यहाँ से। ठीक है? तो ध्रुवों पर सर्वाधिक और विषुवत वृत्त पर ये शून्य होता है।
कोरियोलिस बल की बात हम कर रहे हैं। ध्रुवों पर कोरियोलिस बल जो है सर्वाधिक होता है और विषुवत वृत्त पर इक्वेटर पर ये 0 होता है। विषुवत वृत्त से जुड़ा हुआ एक और महत्वपूर्ण फैक्ट यहाँ से आपके लिए बन सकता है, वो ये है कि जो विषुवत वृत्त होता है यहाँ पर जो भी हमारे उष्णकटिबंधीय चक्रवात होते हैं वो नहीं बनते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका वायुदाब और पवने। तो इसमें से एक टर्म आता है आपका भूविक्षेपी पवने या जियोस्ट्रॉफिक। जो आपकी पवने होती हैं वो कौन सी होती हैं? तो सीधा सा आप याद रखेंगे कि ऐसी पवने जो समदाब रेखाओं के समांतर बहती हैं, ठीक है। ऐसी पवनें जो समदाब रेखाओं के कैसे बहती हैं, पैरेलल बहती हैं, उनको हम कहते हैं भूविक्षेपी पवनें। जैसे डायग्राम से आप समझ सकते हैं, ये उत्तरी गोलार्ध की स्थिति को स्पष्ट किया गया है। ये जो पैरेलल लाइन आपको दिख रही हैं, ये दोनों लाइनें जो हैं ये क्या दिखा रही हैं, ये दिखा रही हैं आपकी समदाब रेखाओं को। जैसे आप देखेंगे पहली वाली लाइन पर जो दाब यहाँ पे लिखा हुआ है, ये एनसीईआरटी का ही डायग्राम है। पहली वाली लाइन पर जो आपका दाब लिखा हुआ है 704 मिली बार, और दूसरी वाली लाइन पर जो दाब लिखा हुआ है 708 मिली बार, जिसको हम लगभग समान मान सकते हैं। और इसी वजह से ये दोनों रेखाएं जो हैं एक दूसरे के पैरेलल हैं, क्योंकि ये समदाब रेखाओं के रूप में कार्य कर रही हैं। तो भूविक्षेपी जो पवनें होती हैं वो समदाब रेखाओं के बिल्कुल पैरेलल बहती हैं। जो वी आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, वी डिनोट कर रहा है भूविक्षेपी पवन को, ठीक है। तो भूविक्षेपी पवन आपकी समझ में आ गया होगा कि समदाब रेखाओं के पैरेलल बहने वाली जो पवनें होती हैं वो क्या कहलाती हैं, आपकी भूविक्षेपी या जियोस्ट्रॉफिक पवनें कहलाती हैं। इसके बाद में चक्रवाती परिसंचरण। चक्रवात को हम पहले भी समझ चुके हैं, प्रीवियस क्लासेस अगर आपने देखी होंगी तो वहां पे भी इस चीज को डिस्कस किया गया है। चक्रवाती परिसंचरण जो होता है क्या है कि निम्न दाब क्षेत्र के चारों ओर पवनों का परिक्रमण होता है। निम्न दाब क्षेत्र जहां पर लो जोन होता है, लो प्रेशर जोन होता है, वहां पर पवनें जो हैं चारों ओर परिक्रमण करने लग जाती हैं। पवनें जो हैं वो चारों ओर परिक्रमण करने लग जाती हैं। उच्च वायुदाब के क्षेत्र के चारों तरफ ऐसा होना प्रतिचक्रवाती परिसंचरण कहलाता है। अब दोनों को समझिए यहाँ से कि चीजें क्या आपको बताने की कोशिश की जा रही है कि निम्न वायुदाब क्षेत्र जहां पे होता है वहां पर हवाएं जो होती हैं ऊपर की तरफ उठती हैं, ठीक है। निम्न वायुदाब जहां पे होता है वहां पर एक तरह से, दूसरे शब्दों में अगर मैं कहूँ तो बाहर की तरफ जो है जो पवनें हैं वो मतलब गति करती हैं बाहर की ओर। जो सेंटर है, ये मान कीजिए सेंटर है चक्रवात का, तो चक्रवात में क्या होता है, चक्रवाती परिसंचरण में इस सेंटर से बाहर की ओर जो है एयर या जो पवनें होती हैं वो बाहर की ओर अग्रसारित होती हैं। और वहीं प्रतिचक्रवाती कंडीशन में क्या होता है, ये जो है सेंटर है, और प्रतिचक्रवाती जो कंडीशन होती है वो हाई प्रेशर में होती है, उच्च वायुदाब क्षेत्र में होती है। उच्च वायुदाब क्षेत्र की एक सिचुएशन मैंने अभी आपको बताई थी कि यहाँ पर जो है उच्च वायुदाब होगा, वहाँ पर वायु हल्की होकर के ऊपर नहीं उठेगी, नीचे की तरफ आएगी, अंदर की तरफ अभिसरित होगी, ठीक है। तो एक केंद्र से बाहर की तरफ पवनों का अभिसरण, एक केंद्र से बाहर की तरफ पवनों का जो संचरण होता है वो चक्रवाती परिसंचरण होता है। और अगर प्रतिचक्रवाती संचरण की बात की जाए तो सेंटर की ओर बाहर से सारी पवनों का एक ही जगह पर संकेंद्रण होना, यानी जितनी भी पवनें हैं उन सभी का एक ही जगह पर आकर के संकेंद्रित हो जाना, वो प्रतिचक्रवाती परिसंचरण के अंतर्गत आता है, ठीक है। यानी अब यहाँ पे ये चीज़ें मैं आपको पहले भी क्लियर कर चुका हूँ कि जो निम्न वायुदाब क्षेत्र है उसमें वायु अभिसरित होकर के ऊपर उठेगी, और उच्च वायुदाब क्षेत्र में वायु का अवतलन होता है, मतलब वो ऊपर नहीं आएगी। अभिसरण अभिसरण का मतलब है ऊपर की तरफ जाना, अवतलन का मतलब है नीचे की तरफ आना। तो जो लो प्रेशर एरिया है वहाँ पर वायु अभिसरित होकर के ऊपर उठने लग जाती है, और उच्च वायुदाब क्षेत्र में वायु अवतलित होकर धरातल पर जो है अपसरित होने लग जाएगी, ठीक है। यहाँ से ये चीज़ें क्लियर हो गई। इसके बाद में जो भूमंडलीय पवनें हैं उनको प्रभावित, या भूमंडलीय पवनों का जो फॉर्मेट रहता है, प्रारूप रहता है, उसको कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, तो ये कारकों को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। देखिए एनसीईआरटी में हर वीडियो में ये क्यों कहता चलता हूँ कि ये चीज़ें हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ये चीज़ें हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ये आप खुद महसूस करेंगे जब आप क्लास 6 से ज्योग्राफी को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। अगर कक्षा 6 से आपने ज्योग्राफी पढ़ी है एनसीईआरटी की, तो ये चीज़ें आप खुद फील करने लग जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर एक रिलेशन बनता है चैप्टर टू चैप्टर, क्लास टू क्लास, एक संबंध बनाती है आपकी जो एनसीईआरटी है। यानी एक तरह से जब प्रेजेंट में किसी टॉपिक पर बात चल रही होती है उसके साथ साथ वो आपकी जो प्रीवियस नॉलेज है उसको भी उसमें ऐड ऑन करती रहती है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको किताब पढ़ने के बाद ही पता चलेंगी, और इसके लिए मैं आपके लिए जो चीज़ें तैयार यहाँ से कर रहा हूँ ये भी उसी
की वजह से तैयार कर रहा हूँ कि आपको यहाँ से कुछ ना कुछ यहाँ से लाभ मिल सके, और ये चीज़ें मैं आपको बताते भी चल रहा हूँ साथ साथ कि एनसीईआरटी आपको किस तरीके से पढ़नी है, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, ठीक है। तो आपको यहाँ से निश्चित रूप से हेल्प मिलेगी, लेकिन इसके साथ साथ आप एक बार एनसीईआरटी एक दो रीडिंग जरूर करिएगा। मैं आपको फिर बार बार कह रहा हूँ कि हो सकता है कुछ चीज़ें जो मैं वहाँ से नहीं समझ पाया हूँ आप समझ सकते हो, ठीक है। आप और हम कोई अलग अलग नहीं हैं। कुछ चीज़ें या कुछ लॉजिक जो मैं अपनी तरह से पढ़ रहा हूँ, हो सकता है वो उसमें मैंने कुछ छोड़ दिया हो सकता है मैं उसमें से कुछ भूल गया हूँ, हो सकता है किसी चीज़ को मैं बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाया हूँ। तो एक बार आप जो है एनसीईआरटी की रीडिंग ज़रूर मारिएगा, हो सकता है आपको कुछ नई चीज़ें मिल जाए। और हर किताब की एक क्वालिटी होती है सर, कि देखेंगे आप, जैसे मान के चलिए आपने लक्ष्मीकांत की बुक है पॉलिटी की, वो आपने एक बार पढ़ ली, आपको एक बार पढ़ने पर ऐसा लगेगा यार मैंने पूरी किताब को ख़त्म कर दिया है। लेकिन जब आप दूसरी बार उस किताब को पढ़ेंगे तो सेम चैप्टर पर सेम टॉपिक में आपको कोई नई चीज़ मिलेगी। फिर तीसरी बार पढ़ेंगे तो कुछ और नया मिलेगा आपको, या आप फिर चौथी रीडिंग करेंगे तो हो सकता है जो 3 बार आपने पहले कोई टॉपिक पढ़ा है, उसी टॉपिक में से जिस चीज़ को आपने पिछली बार कुछ अलग तरीके से समझा था या उसकी मैपिंग अपने दिमाग में कुछ अलग तरीके से करी थी, उसमें आपको आपका जो पर्सपेक्टिव है वो चेंज हो सकता है, आपका जो नज़रिया है वो बदल सकता है। हर किताब जितनी बार आप पढ़ेंगे, कोई भी पुस्तक को, कोई भी बुक को आप जितनी बार पढ़ेंगे, हर बार आपको कुछ ना कुछ नया उसमें से सीखने को मिलेगा। ऐसी नहीं है कि आपकी रीडिंग बेकार चली जाए। तो एक बार एनसीईआरटी को आपको देख लेना है ज़रूर। पवनों के प्रकारों को देखते हैं, जैसे मौसमी पवनें क्या होती हैं। पवनों के प्रवाह प्रारूप में मौसम के अनुसार जो चेंजेस आते रहते हैं वो मौसमी पवनों के अंतर्गत आते हैं। स्थानीय पवनें वो होती हैं जब भूतल, हमारा जो तल है, हमारा जो सरफेस है वो गर्म होता है या फिर ठंडा होता है, ठीक है। गर्म होना या ठंडा होने से जो भिन्नता पैदा होती है, या दैनिक और वार्षिक चक्रों के विकास से बहुत सी स्थानीय और क्षेत्रीय पवनें इससे प्रवाहित होने लग जाती हैं। स्थलीय और समुद्री समीर आप शायद, मुझे लग रहा है 6, 7, 8 की जब एनसीईआरटी आपने पढ़ी होंगी या मेरी वीडियोस आपने देखी होंगी, तो वहाँ पे भी स्थल और समुद्री समीर को मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पर लिखने की ज़रूरत नहीं है, केवल ये डायग्राम से ही आप समझ सकते हैं, और वही सारी चीज़ें रिलेट होंगी जो अब तक मैंने आपको बताई हैं। ऐसे जो ऊपर वाला आपको दिख रहा है ये समुद्री समीर है, और समुद्री समीर जनरली रात में चलती है, और स्थलीय समीर जो होती है वो सामान्यतः दिन में आपको देखने को मिलती है। तो इसका कैसे, किस तरीके से इसको समझेंगे, यहाँ पे देखेंगे ये 2 पार्ट्स आपको दिख रहे हैं इस डायग्राम के, ये नीचे समुद्र है और ये आपका स्थल है। तो यहाँ पे जब रात की बात हो रही है, देखिए समुद्री समीर हो रही है तो रात की बात हो रही है, तो रात में सूर्य तो निकलता नहीं है, आप जानते हैं। रात में सूर्य निकलेगा नहीं तो क्या होगा, जो दिन में सूर्य निकलता है, दिन में सूर्य निकलने से जो हमारा सरफेस है, जो हमारा स्थल है, वो जल्दी गर्म होता है। जैसे आप पानी और भूमि दोनों की बात करें, तो अगर सूर्य का प्रकाश आ रहा है तो कौन सा पहले गर्म होगा, तो धरातल जो है वो पहले गर्म होगा। पानी पर इसका इफेक्ट धरातल की अपेक्षा थोड़ा सा कम रहेगा या देर से रहेगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है और इसको समझना है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। समुद्री समीर रात में चलती है, धरातल पहले दिन में गर्म हुआ होगा। धरातल की एक क्वालिटी होती है कि धरातल पानी से जल्दी गर्म होता है, और रात के टाइम पर जो होता है, रात के टाइम पर ये पानी से जल्दी ठंडा हो जाता है, ठीक है। जैसे पानी का टेम्परेचर बढ़ा, आप देखेंगे दिन में सूर्य के प्रकाश से पानी का टेम्परेचर बढ़ा, वो इतनी जल्दी ठंडा नहीं होगा जितनी जल्दी आपका धरातल ठंडा हो जाएगा। यानी धरातल ठंडा भी जल्दी होता है और गर्म भी जल्दी होता है। तो रात में क्या होता है, स्थल हमारा ठंडा रहता है, स्थल ठंडा रहता है तो ठंडे स्थान पर मैंने आपको बताया था हाई प्रेशर बनता है, उच्च वायुदाब बनता है, और हवाएं उच्च वायुदाब से क्या होती हैं, निम्न वायुदाब की तरफ चलती हैं। हमेशा याद रखना आप, एयर जो है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ गमन करती है। मैंने आपको बताया था कि किसी स्थान पर गर्मी है, टेम्परेचर ज़्यादा है, हवा हल्की होगी, हल्की होकर के ऊपर उठेगी और उसके नीचे एक खाली स्थान मतलब खाली स्थान जो है वो क्रिएट हो जाएगा, और उस खाली स्थान को भरने के लिए जो हवाएं अग्रसारित होंगी वो उच्च वायुदाब क्षेत्रों से आएंगी। मतलब वो प्रेशर जो आपका जो एरिया है वो खाली हो गया, क्योंकि वहां से हवा जो है गर्म होकर के ऊपर उठ गई। तो उस खाली स्थान को भरने के लिए हवा कहीं ना कहीं से तो आएगी। कोई भी स्थान वायुमंडल में खाली नहीं हो सकता है, ठीक है। ये भी एक फैक्ट है, कोई भी चीज खाली नहीं है, कोई भी इम्पटी नहीं हो सकता, निर्वात की कंडीशन नहीं आ सकती है धरातल पर। तो जो उच्च वायुदाब और निम्न वायुदाब होने के कारण जो स्थान खाली हुआ था उसको भरने के लिए उच्च वायुदाब क्षेत्र की ओर से हवाएं निम्न वायुदाब की ओर गमन करेंगी या गति करेंगी। तो यहाँ पर यही चीज़ें हैं कि स्थल जो है वो
ठंडा हो जाता है रात में, जल्दी से ठंडा हो जाता है, तो यहाँ पर हाई प्रेशर। तो हाई प्रेशर और समुद्र जो होता है धरातल की अपेक्षा थोड़ा सा देर से ठंडा होता है, मतलब इसका टेम्परेचर जो है स्थल की अपेक्षा ज़्यादा रहता है। और यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो यहाँ से जो है हवाएं जो है वो हल्की होकर के ऊपर उठ जाएंगी, और यहाँ पर जो एक जो खाली स्थान बचेगा उस खाली स्थान को भरने के लिए हाई प्रेशर से जो हवाएं हैं वो लो प्रेशर की ओर यहाँ से चलने लग जाएंगी। ठीक है, तो इस तरह की जो समीर चलेगी, इस तरह की जो हवा चलेगी उसको हम समुद्री समीर कहेंगे। इसी तरीके से दिन की बात करें तो दिन में क्या होता है, सूर्य का प्रकाश रहता है तो स्थल जो होता है वो ज़्यादा गर्म रहता है, और स्थल जब ज़्यादा गर्म रहता है तो वहाँ पर लो प्रेशर जोन जो है वो क्रिएट हो जाता है, और निम्न वायुदाब जो है क्रिएट हो जाता है। इसकी अपेक्षा समुद्र में उच्च वायुदाब बन रहा होता है, तो हवाएं उच्च वायुदाब से यानी समुद्र से स्थल की ओर चलती हैं, और इसी वजह से इस तरह से जो चलने वाली हवाएं होती हैं या समीर जो होती है उसको हम स्थलीय समीर कहते हैं। इन शॉर्ट, जो समुद्री समीर होती है वो स्थल से समुद्र की ओर चलती है, और स्थलीय समीर जो होती है वो समुद्र से स्थल की ओर चलती है। ठीक है, इसके बाद में पर्वत और घाटी पवनें। दिन के समय में पर्वतीय प्रदेशों में क्या होते हैं, उनके जो ढाल होते हैं, स्लोप होते हैं, वो गर्म हो जाते हैं, और वायु ढाल के साथ साथ ऊपर की ओर उठती है। ठीक है, जैसे ये कोई पर्वत है, मान के चलिए ये जो है कोई पर्वत है। ठीक है, अब दिन का टाइम होगा, सूर्य का प्रकाश यहाँ से आ रहा है, तो ये जो है स्थान गर्म हो जाएंगे, और इनसे जुड़ी हुई या इनसे लगी हुई संलग्न जो हवा है वो भी गर्म हो जाएगी। हवा गर्म होकर ऊपर उठेगी, तो ऊपर उठेगी कैसे, वो इन ढालों के सहारे ऊपर उठेगी। ठीक है, इन ढालों के सहारे ऊपर उठेगी, क्योंकि मार्ग जब हवा बह के आएगी, जैसे मान लो हवा यहाँ से बह के आ रही है, तो हवा के मार्ग में ये पर्वत पड़ गया या कोई घाटी पड़ गई या कोई वैली पड़ गई, तो वो अपना मार्ग जो है पहले सीधी चल कर आ रही थी इस तरीके से, तो सीधी न चल करके उस ढाल से टकराएगी, तो ढाल से टकरा करके फिर वो ढाल के सहारे सहारे ऊपर की ओर उठने लगेगी। ठीक है, और इस खाली स्थान को भरने के लिए, यानी अब ये हवा जो है ऊपर की तरफ उठने लग जाएगी, तो घाटी के तल में यहाँ पर क्या हो जाएगा, निम्न वायुदाब क्षेत्र बन जाएगा, और इस निम्न वायुदाब क्षेत्र को भरने के लिए वायु जो है घाटी से बहती है, इसको हम क्या कहेंगे, घाटी समीर कहेंगे। इसके बाद में वायु राशियाँ, एयर मासेस। जब वायु किसी समांगी क्षेत्र पर पर्याप्त लंबे समय तक रहती है तो उस क्षेत्र के गुणों को धारण कर लेती है। ठीक है, क्या होता है कि आप जिस संगति में रहेंगे, संभावना ये रहती है कि आपके अंदर भी उस जैसी कुछ क्वालिटीज़ आने लग जाएंगे। अच्छे लोगों के बीच में रहेंगे तो हो सकता है कुछ अच्छी क्वालिटीज़ आप सीखने लग जाएंगे। विद्वान लोगों के बीच में रहेंगे तो कुछ ना कुछ ज्ञान वहाँ से आपको प्राप्त होता रहेगा। संतों के बीच में आप रहेंगे तो वहाँ से हो सकता है आपके अंदर कुछ आध्यात्मिक प्रवृत्ति डेवलप होने लग जाएगी, विकसित होने लग जाएगी। उसी तरीके से यहाँ पर वायु राशि को मैं आपको समझा रहा हूँ। वायु राशि क्या है कि वायु जिस क्षेत्र में रहती है, जैसे मान के चलो ठंडे क्षेत्रों में वायु है धरातल के समतल। ठीक है, ये ठंडे क्षेत्र हैं, मान लो कोल्ड एरियाज हैं। इन कोल्ड एरिया में जो वायु होगी तो उस वायु की प्रकृति इन क्षेत्रों की प्रकृति के अनुसार जो है वो निर्भर करेगी इन पर, क्योंकि वायु इन क्षेत्रों में है तो इनके गुणों को, ठीक है, इनके ही गुणों को, चाहे वो टेम्परेचर संबंधी गुण हैं, आपकी आर्द्रता संबंधी गुण हैं, तो उनको ये वायु ग्रहण कर लेगी। तो वही यहाँ पे बताया जा रहा है वायु राशियों के बारे में कि वायु जब किसी समांगी क्षेत्र पर लंबे समय तक रहती है तो उस क्षेत्र के जो गुण होते हैं वो वायु में आ जाते हैं। वायु जो है उस क्षेत्र के गुणों को अपने अंदर धारण कर लेती है, और चाहे वो तापमान संबंधी गुण हो, चाहे वो आर्द्रता संबंधी गुण हो, और इन तापमान और आर्द्रता संबंधी विशिष्ट गुणों वाली जो वायु होती है उसको हम कह लेते हैं वायु राशि। वायु राशियों के प्रकार यहाँ देखेंगे, वैसे तो बहुत सारे प्रकार होते हैं लेकिन जो एनसीईआरटी में दे रखे हैं वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। ये अलग अलग वायु राशियों के प्रकार हैं, इनके नाम आप याद रखेंगे, ज़्यादा इनकी गहराई में जाना नहीं है आपको। उष्णकटिबंधीय महासागरीय वायु राशि, ठीक है, इसको एमटी से डिनोट किया जाता है। उष्णकटिबंधीय महाद्वीपीय वायु राशि, इसको सीटी से प्रदर्शित करते हैं। ध्रुवीय महासागरीय हो गई, ध्रुवीय महाद्वीपीय हो गई, और महाद्वीपीय आर्कटिक वायु राशि हो गई। ठीक है, अब एक आता है टर्म आपका वाताग्र। वाताग्र को कहते हैं फ्रंट्स। वाताग्र क्या होते हैं, जब दो अलग अलग प्रकार की वायु राशियाँ मिलती हैं तो उनके मध्य सीमा क्षेत्र को वाताग्र कहते हैं। मान के चलिए यहाँ पर इस तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये जो है इधर से मान के चलिए आप, ये ठंडी वायु है, ठीक है, ये ठंडी वायु है, और इधर क्या है आपकी उष्ण या गर्म वायु है। ठीक है, तो गर्म और उष्ण वायु यानी गर्म और ठंडी वायु दोनों की क्वालिटीज़ अलग अलग हैं। वातागर क्या कह रहा है कि दो भिन्न प्रकार की वायु राशि जब मिलती हैं,
ठीक है, तो उनके बीच का जो बॉर्डर एरिया रहता है, ठीक है, उसको हम कहेंगे वाताग्र। ठीक है, इसके प्रकार होते हैं, उनको यहाँ पर देख लेते हैं। वाताग्र, शीत वाताग्र होता है, उष्ण वाताग्र होता है, अचर वाताग्र और अधिविष्ट वाताग्र। ये चारों इंपॉर्टेंट हैं, इनको याद रखना है, यहाँ से प्रश्न आपका बनने की प्रबल संभावना बनी रहती है। शीत वाताग्र कैसा होता है? जब ठंडी वायु जो होती है वो गर्म वायु को ऊपर की ओर धकेलने लग जाएगी तो उनके बीच का सीमा क्षेत्र शीत वाताग्र कहलाएगा। उष्ण वाताग्र क्या होता है? जब गर्म वायु शीत वायु के ऊपर चढ़ जाती है, गर्म वायु शीत वायु के ऊपर चढ़ जाती है, मतलब ठंडी वायु नीचे और गर्म वायु ऊपर, इस तरीके से जो सिचुएशन बनती है और उनके बीच का जो बॉर्डर एरिया होता है उसको हम उष्ण वाताग्र कहते हैं। अचर वाताग्र वो होता है जहाँ पर इस तरह की सिचुएशंस नहीं होती हैं, वायु कैसी रहती है? शांत रहती है। अधिविष्ट वाताग्र वो होता है जब एक वायु राशि पूर्णतः धरातल के ऊपर जाकर के उठ जाए, धरातल से ऊपर पूरी तरह से चली जाती है जब वायु, चाहे वो ठंडी वायु हो चाहे वो गर्म वायु हो, तो इस तरीके का जो बॉर्डर एरिया बनेगा वो आपका अधिविष्ट वाताग्र के अंतर्गत आएगा। ठीक है, वाताग्रों से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स। वाताग्र जो होते हैं जनरली मध्य अक्षांशों में निर्मित होते हैं। इनका वायुदाब तेज होता है, तापमान प्रवणता भी इनकी बहुत ज़्यादा होती है। तापमान में जब अचानक चेंजेस होते हैं, बदलाव होते हैं, तो उससे वायु जो है वो ऊपर की तरफ उठती है, जिससे बादल फॉर्म होते हैं और बादल फॉर्म होने के बाद में वर्षा होती है। तो ये वाताग्र जो है ये वर्षा का कारण भी बनते हैं। इसके बाद में बहिरूपण कटिबंधीय चक्रवात आता है आपका। ये ऐसी चक्रवात प्रणालियां हैं जो उष्ण कटिबंध से दूर बनती हैं जनरली। देखिए जो चक्रवात होते हैं वो उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों के बारे में अभी हमने पढ़ा था। यहाँ पर बहिरूपण कटिबंधीय चक्रवातों की बात हो रही है, तो ये क्या करते हैं? उष्ण कटिबंध से दूर के जो क्षेत्र हैं, चाहे वो मध्य अक्षांशों की बात हो चाहे वो उच्च अक्षांशों की बात हो, यानी ध्रुवों की तरफ भी हो सकता है, तो उनमें जो चक्रवात प्रणालियाँ विकसित होती हैं उन्हें हम बहिरूपण या शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात के नाम से जानते हैं। ये ध्रुवीय वातागर के साथ साथ क्या होते हैं? फॉर्म होते हैं, बनते हैं। अब इसके बाद में उष्णकटिबंधीय चक्रवात, जब हम क्या पढ़ रहे थे? जलवायु पढ़ रहे थे 11th क्लास की जो पहली वाली बुक है उसमें, जिसको हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो उसमें जब हमने जलवायु वाला, क्लाइमेट वाला चैप्टर पढ़ा था तो उसमें इसके बारे में और विस्तार से बताया गया था, तो वो आपने पढ़ा होगा, तो ये चीज़ें आपको बिल्कुल भी असामान्य लगेंगी। उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो होते हैं इनकी उत्पत्ति महासागरों में होती है। ठीक है, उष्णकटिबंधीय महासागरों में इनका विकास होता है। इनके बनने के लिए कुछ अनुकूल स्थितियां होती हैं, वो कौन कौन सी हो सकती हैं? और ये जो पॉइंट आपको लिख रहे हैं यहाँ से पिछली बार भी क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो यहाँ को ये जो पॉइंट हैं इनको आपको बहुत अच्छी तरीके से समझना है। यानी कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात उष्णकटिबंधीय महासागरों में कब बनेंगे, उनके लिए सिचुएशन क्या होनी चाहिए? तो इसके लिए जो समुद्री सतह है वो बहुत विशाल होनी चाहिए, बड़ी समुद्री सतह होनी चाहिए जिसका तापमान लगभग 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो। ठीक है, कोरियोलिस बल का प्रभाव इस जगह पर नहीं होना चाहिए। दूसरा कि ऊर्ध्वाधर जो पवनें होती हैं, ऊपर की ओर जो गति करने वाली पवनें होती हैं, उनकी गति में अंतर कम होना चाहिए। और चक्रवात हमेशा निम्न दाब क्षेत्र में बनते हैं, तो यहाँ पर कमजोर निम्न दाब क्षेत्र का होना अत्यंत आवश्यक होता है। समुद्री तल तंत्र पर ऊपरी अपसरण होना, जमीन पर पहुंचना, यानी चक्रवात जब जमीन पर पहुंचते हैं तो उसको एक नाम दिया जाता है चक्रवात का लैंडफॉल। ठीक है, ये प्रश्न भी पूछा गया है। केंद्र के चारों ओर प्रबल सर्पिल पवनों का परिसंचरण, यानी जो चक्रवात का केंद्र होता है उसके चारों ओर सर्पिल पवनें जो होती हैं, ठीक है, स्पाइरल फॉर्म में जो पवनें तेज गति से बहती हैं उसको आई ऑफ साइक्लोन कहते हैं। चक्रवात की आंख इसको कहा जाता है, पहले भी मैंने आपको बताया था। चक्रवातों के क्षेत्र के अनुसार भी अलग अलग नाम होते हैं, और अगर आपने देखे होंगे तो आप पीसीएस की बात छोड़िए, आपने बहुत सारे एग्जाम्स में ये सारे क्वेश्चन देखे होंगे। जैसे चक्रवातों को, चक्रवात जो नाम है वो हिंद महासागर, यानी भारत में इन्हें चक्रवात कहा जाता है, हिंद महासागर क्षेत्र में उठने वाले जो भी होते हैं। अटलांटिक महासागर में जब इस तरीके के चक्रवात उठते हैं तो इनको हरिकेन नाम दिया जाता है। प्रशांत, पश्चिमी प्रशांत और दक्षिणी चीन सागर में इस तरीके के चक्रवातों को टाइफून कहते हैं, और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में इनको विली विलीज के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट है आपका तड़ित झंझा और टॉर्नेडो, थंडरस्टॉर्म एंड टॉर्नेडोज इनको कहते हैं। तो तड़ित झंझा की पहले बात करते हैं। ये पूर्ण विकसित कपासी वर्षा करने वाले मेघ होते हैं, बादल होते हैं। कपासी मेघ क्या होता है ये भी मैं आपको पहले बता चुका हूँ प्रीवियस क्लासेस में। इनमें जब तड़ित झंझा आता है तो तेज बिजली के गरजने की या कड़कने की आवाज़ आती है, और धूल युक्त आंधी इसके साथ साथ चलती है, और जो गर्म वायु होती है, उष्ण वायु होती है, उसका ऊपर की ओर जो है ऊर्ध्वाधर दिशा में जो है उसका प्रवाह होता है। वायु जो है नीचे से ऊपर की ओर गर्म वायु जो है वो बहती है। इसके बाद में टॉर्नेडो की बात करते हैं। वायु का हाथी की सूंड की तरह, वायु का
हाथी की सूंड की तरह सर्पिल फॉर्म में, स्पाइरल फॉर्म में अवरोहण, ठीक है, उसको कहते हैं हम टॉर्नेडो। केंद्र पर वायुदाब इसमें कम होता है। भयंकर और विनाशकारी प्रकृति के टॉर्नेडो होते हैं। ये जनरली मध्य अक्षांशों में उत्पन्न होते हैं और इसके साथ साथ समुद्र पर टॉर्नेडो जब आता है तो उसको एक नाम दिया जाता है जल स्तंभ, वाटर स्पाउट्स, ठीक है। तो ये आज का सेशन रहा जिसमें हमने वायुमंडलीय परिसंचरण और मौसम प्रणालियों के विषय में पढ़ा। एनसीईआरटी के इस चैप्टर में 2-3 प्रश्न दे रखे हैं, वो भी मैंने इसमें इंक्लूड कर दिए हैं। अच्छे प्रश्न हैं। जैसे आपसे पूछा गया कि अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र ये कहाँ पे होता है। इसको मैंने आपको इतनी बार समझाया है, ITCZ, ठीक है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, ये ऐसी जगह पर होता है जहां पर लो प्रेशर एरिया होता है, ठीक है, निम्न वायुदाब क्षेत्र होता है। और निम्न वायुदाब क्षेत्र कहाँ पे होता है, अभी मैंने आपको समझाया था। देखिए, कर्क रेखा के निकट तो होगा नहीं, आर्कटिक वृत्त के निकट होगा नहीं, मकर रेखा के निकट होगा नहीं, विषुवत वृत्त के निकट होगा, क्योंकि यहाँ पर वर्ष भर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं, टेम्परेचर ज़्यादा होता है, वायु गर्म होती है, गर्म होकर के ऊपर की तरफ उठ जाती है और लो प्रेशर एरिया क्रिएट करती है। इसी को हम इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन के नाम से जानते हैं, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध में निम्न वायुदाब के चारों ओर पवनों की दिशा क्या होगी, घड़ी की सुइयों के चलने की विपरीत दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज जो है इनकी दिशा होती है। वायु राशियों के निर्माण का उद्गम क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है। तो ये साइबेरिया का मैदानी भाग है जहां पर वायु राशियों का निर्माण होता है और यही उसका जो है उद्गम क्षेत्र माना जाता है। ये 3 प्रश्न थे इसमें ऑब्जेक्टिव जो मैंने इसमें डाल दिए हैं, इनको भी देख लीजिएगा। बाकी चैप्टर को मैंने जितना मैं कर सकता हूँ उस हिसाब से मैंने अपने स्तर से या अपने एक्सपीरियंस से आपको समझाने की कोशिश की है। आशा करता हूँ चीज़ें आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी और संभवतः नेक्स्ट वीडियो भी जो है शाम तक इसका अगला वाला चैप्टर का छोटा सा चैप्टर है, वायुमंडल में जल करके उसका नाम है, उसको भी मैं आज शाम तक जो है सेकंड वीडियो इसका मैं अपलोड कर दूंगा। तो चैनल के साथ बने रहना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है कि आपकी जो तैयारी चल रही है उसमें बिल्कुल भी ढीला ढाली आपको नहीं करनी है। किताबें जिनका नाम मैंने आपको बताया था, पूरी बुक लिस्ट मैं आपको बता चुका हूँ जो मैं फॉलो करता हूँ। हालांकि मैंने कुछ अलग स्टडी मटेरियल भी मंगाया है। हालांकि मैं रिलाई केवल सिंगल बुक्स पर ज़्यादा करता हूँ। कोई भी एक किताब है एक विषय की, तो उस एक किताब पर मैं बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहता हूँ। और दूसरी जो मैंने स्टडी मटेरियल मंगाया है, मैं बताऊंगा आपको वीडियो बना करके मैंने क्या क्या मंगाया है अभी इस एग्ज़ाम के लिए। तो जो स्टडी मटेरियल मैं मतलब अदर स्टडी मटेरियल यूज़ करता हूँ वो मैं केवल इस चीज़ों के लिए यूज़ करता हूँ कि कोई भी चीज़ अगर किसी बुक में से समझ में नहीं आ रही है तो दूसरी बुक से दूसरी बुक की भाषा से उसको और बेहतर तरीके से समझा जा सके। और दूसरी चीज़, क्योंकि मैं साथ साथ आपको भी वीडियो प्रोवाइड करता हूँ, तो आप अगर आप पढ़ रहे हैं, अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपका रूल होना चाहिए सिंगल बुक मल्टीपल टाइम, ठीक है, एक किताब को बार बार पढ़ना। अगर आप पढ़ा भी रहे हैं तो आपको एक बुक पढ़ने से काम नहीं चलेगा, आपको फिर मल्टीपल्स बुक पढ़नी पड़ेंगी, क्योंकि आपको मल्टीपल तरीके से चीज़ों को समझाना होता है, अलग अलग पर्सपेक्टिव से अलग अलग तरीके से चीज़ों को एक्सप्लेन करना होता है। तो उसके लिए जो है ज़्यादा किताबों पढ़ने की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। तो आपके साथ साथ हाँ, मेरी भी यात्रा चल रही है। और बेशक हाँ, इस चीज़ की और मैं कह सकता हूँ कि बेशक थोड़ा टाइम लग सकता है। देखिए, कोई भी चीज़ है उसमें टाइम तो लगता है। और विशेष रूप से अगर बात करें, जैसे एक कहावत है कि घर बनने में समय नहीं लगता, महल बनने में समय लगता है। घर तो कोई भी बना सकता है यार, छोटे मोटे एग्जाम तो आराम से निकाले जा सकते हैं। लेकिन कोई जब आप बड़ा टारगेट लेकर के चल रहे हैं, कोई एक अच्छा आपने निर्णय लिया है अपने जीवन के लिए, तो उसको प्राप्त करने में, उसको अचीव करने में थोड़ा सा समय आपको ज़्यादा लगेगा। लेकिन अगर आप ये महसूस करते हैं कि हम ईमानदारी से कार्य कर रहे हैं, बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ में अपने काम पर, अपने लक्ष्य पर फोकस्ड हैं, केंद्रित हैं, तो ये निश्चित है कि थोड़ा समय लगेगा, लेकिन आपको निश्चित रूप से उस फील्ड में आपको निश्चित रूप से जो है सक्सेस मिलेगी, सफलता मिलेगी। आपका जो लक्ष्य है वो ज़रूर एक दिन आपको प्राप्त होगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।